स्वागत है आपका एसके पीसीएस एकेडमी में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 में भारतीय संविधान से पूछे गए प्रश्नों के विषय में चर्चा करेंगे। इसमें लगभग 22 प्रश्न पूछे गए थे भारतीय संविधान से, तो उन्हीं के विषय में जानेंगे। ये सी सीरीज का पेपर है और इसमें पहला प्रश्न आया था, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन करना था। इसमें 4 बातें दी गई हैं। प्रारूप समिति की नियुक्ति, बताएं आप प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई है? तो प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी 29 अगस्त को, 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को किया गया, 1949 को। और भारतीय संविधान के प्रवृत्त यानी लागू होने की तिथि थी 26 जनवरी 1950। और संविधान सभा की प्रथम बैठक ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो सही आंसर आप सोचें क्या हो जाएगा? पहले पर हो जाएगा 6 दिसंबर 1946 यानी संविधान सभा की पहली बैठक। तो इस हिसाब से बी आंसर जो है वो ठीक हो जाएगा। 4, उसके बाद आएगा आपका प्रारूप समिति का गठन 1947, फिर संविधान को अंगीकृत 1949 और उसके बाद जो है संविधान का लागू होना 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, पंचायती राज आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य व्यवस्थापिका? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो पंचायतों के समस्त चुनावों का जो है संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 2 कथन दिए गए हैं। पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, ये बात सही है। जो अशोक मेहता समिति थी इसने बलवंत राय मेहता समिति के 3 स्तर के स्थान पर कितने बताए थे? द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। और दूसरा है, राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। ये गलत है, क्योंकि खंड नहीं था, जिला था, जिले को प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। तो इस हिसाब से इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक सही है, बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना था। सूची फर्स्ट में आर्टिकल दिए हुए हैं और सूची सेकंड में उनके विषय वर्णित हैं कि किस आर्टिकल में किसका वर्णन है, और फिर कूट में सही आंसर बताना है। अनुच्छेद 324 ये आपको मालूम है निर्वाचन आयोग से संबंधित है, निर्वाचन आयोग 4 दिया है तो इसमें हो जाएगा 4। अनुच्छेद 315 ये लोक सेवा आयोग से संबंधित है अर्थात इसमें हो जाएगा 3। और अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है अर्थात 2 हो जाएगा। और अनुच्छेद 338 ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1। किसमें दिया है? 4, 3, 2, 1। इसमें डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? ऑप्शन दिए गए थे मीरा कुमार, उर्मिला सिंह, सुषमा स्वराज, प्रतिभा पाटिल। सही आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर थी मीरा कुमार और ये 15वीं लोकसभा में थी। कौन सी लोकसभा थी? 15वीं लोकसभा। उसके बाद 16वीं लोकसभा का गठन हुआ, उसमें सुमित्रा महाजन बनी। लोकसभा की अध्यक्ष कौन बनी? सुमित्रा महाजन बनी। ये दूसरी महिला लोकसभा की स्पीकर थी। पहली बनी मीरा कुमार, दूसरी बनी सुमित्रा महाजन। और वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? तो 17वीं लोकसभा चल रही है जिसमें
हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और 17वीं लोकसभा में लोकसभा के स्पीकर कौन हैं? ओम बिड़ला है। ओम बिड़ला है। और अब जो चुनाव होने जा रहा है 2024 में लोकसभा का, वो 18वीं लोकसभा के लिए होने जा रहा है। तो आपको याद हुआ 15वीं लोकसभा की महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार। 16वीं में थी सुमित्रा महाजन। 17वीं में है ओम बिड़ला। और 18वीं जो अब गठित होनी है उसमें चयन होगा, जो 2024 से 2029 के मध्य इसका कार्यकाल होगा 18वीं लोकसभा का। और पहली लोकसभा के स्पीकर याद आ रहे हो तो बताएं। पहली लोकसभा के स्पीकर थे जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में कहा गया है, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। कारण आर में दिया गया है, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। ये भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन दिए गए थे, दोहरे दंड की धारा, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने का निषेध, यातना के विरुद्ध निषेध, कायोत्तर विधि। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा यातना के विरुद्ध निषेध। दोहरे दंड की धारा का प्रावधान है अनुच्छेद 20 में। उसके बाद स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने का भी निषेध किया गया है और कायोत्तर विधि का भी उल्लेख है, यानी पूर्व पोस्ट फैक्टो कानून, वह कानून जो पूर्वव्यापी प्रभाव से ऐसे आपराधिक आचरण को बनाता है जो निष्पादित होने पर आपराधिक नहीं था। यानी पहले से किए गए अपराध की सजा के लिए समीक्षा की जाती है या उस समय लागू प्रक्रिया के सिद्धांतों को बदल दिया जाता है, यही कायोत्तर विधि है। तो कायोत्तर विधि, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने का निषेध और दोहरे दंड की धारा, ये सब अनुच्छेद 20 का हिस्सा है, लेकिन यातना के विरुद्ध निषेध जो है ये अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था, कौन से सही है? दो दिए गए हैं कथन। पहला है, महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो ये वाली बात सही नहीं है, दूसरा गलत है, पहला सही है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक हो जाएगा, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची दी गई है और विषय दिए गए सही सुमेलित नहीं है? ये बताना है। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संविधान की अनुसूची और दूसरी तरफ विषय वर्णित किए गए हैं। तो 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यही गलत है। पहली 9वीं अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन नहीं है। राज्यसभा के स्थानों का आवंटन कौन सी सूची में है? चौथी सूची में। ये है चौथी अनुसूची में है, इसलिए पहला वाला गलत है। और तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान, ये सही है। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है और 10वीं अनुसूची दल बदल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति
के संबंध में दो कथन दिए गए हैं। इनमें से आपको सही चयन करना है। पहला कथन दिया गया है, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकती है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय को दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सही आंसर हो जाएगा डी, 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चेंबर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन दिए गए हैं, 1853 का चार्टर एक्ट, 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1793 का अधिनियम। इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1919 का अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1919 को शाही स्वीकृति मिलने के बाद सम्राट जॉर्ज पंचम ने घोषणा की थी 1920 में चेंबर ऑफ प्रिंसेस की, जिसमें 120 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दो कथन दिए गए हैं। पहला है, राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित हैं। ये बात बिल्कुल सही है। लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। ये भी बात ठीक है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को या सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को। सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को संबोधित होता है। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकता है। ये अनुच्छेद 124(2) में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन दिए गए हैं। पहला है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। ये बात गलत है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य न होकर 4 सदस्य होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है, यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। तो ये जो है अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत नहीं करता है। ये भी गलत है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। ये अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को, ना कि नीति आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत के एक राज्य के विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? सही उत्तर का चयन आपको करना है। 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन सही हैं। सही आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? उत्तर का सही उत्तर का आपको चयन करना है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्याविधि मान्य होती है। ये बात बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं। ये बात गलत है। तो इसमें केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, केवल
1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ प्रावधान दिए गए हैं और दूसरी तरफ संविधान का भाग दर्शाया गया है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। अधिकरण भाग 11, तो अधिकरण का उल्लेख भाग 11 में नहीं है, ये गलत है। भाग किस में है? 14 के ए में है। अधिकरण का उल्लेख किस में मिलता है? भाग 14 क में या 14 ए में मिलता है, तो ये सुमेलित नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। बी जो दे रहा है संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में, ये सही है। संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किस में है? अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में, राजभाषा का उल्लेख भाग 17 में है, तो शेष सही है, लेकिन पहला ही इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में कहा गया है राष्ट्रपति संसद का भाग है, राष्ट्रपति संसद का भाग है, ये बात बिल्कुल सही है। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति संसद का भाग होता है। कारण आर में दिया गया है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है ये बताना है। इसमें 3 सत्य हैं कथन और एक गलत है। ए में कहा गया है इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है, ये बात गलत है। केंद्रीय सरकार के द्वारा इसकी शक्तियों का निर्धारण नहीं होता है। यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं, ये बात भी सही है। और अंतिम दिया गया है ए और सी दोनों सही है, तो ये बात भी सही है। लेकिन इसमें पूछा गया है कि ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? कूट में सही आंसर लगाना है। 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन कहता है अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की बैठक का प्रावधान करता है, ये हिंदी वर्जन है, जबकि इंग्लिश वर्जन में इसमें आर्टिकल का नाम दिया गया था 109। तो 109 अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, गलत है। अनुच्छेद 109 नहीं करता है। और दूसरा कथन है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, ये बात सही है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो केवल 2 कथन सही है, यानी सी ऑप्शन इसमें ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? ऑप्शन दिए गए हैं, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, समान नागरिक संहिता, अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएं और पर्यावरण का संरक्षण। तो इसमें पूछा गया है कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है, तो राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु
अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? कितने वर्ष की? 20 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष या 15 वर्ष? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 15 वर्ष की अनुमति प्रदान की थी। 2023 की पीसीएस परीक्षा में पूछे गए भारतीय संविधान के से संबंधित प्रश्न थे। आपने इनके उत्तर जाने। अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।